Hello students, today's our topic is database management system, advantages and disadvantages of DBMS. Now what is DBMS? A database management system is a collection of programs that manage the database structure and control access to the data stored in database. Means आपका जो डेटाबेस है वो क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमने इकट्ठा करके रख दिया आपकी हार्ड डिस्क में, उसको क्या नाम दिया? डेटाबेस दिया। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शन होता है। लाइक कोई सिक्योरिटी के लिए होता है, कोई आपका डेटा सर्च करने के लिए होता है, कोई डेटा एक्सेस करने के लिए होता है, कोई आपके डेटा को मैनेज करने के लिए होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम होंगे और उन सभी प्रोग्राम को जो एक पर्टिकुलर नेम दिया है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वो करता क्या है? आपका जो डेटा है डेटाबेस के अंदर उसको मैनेज करता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनेज करता है, यानी उसमें पर्टिकुलर फील्ड आपको ऐड करना है या डिलीट करना है, तो ये सारा कुछ कौन मेंटेन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके अलावा और सेकंड क्या है इसका काम? कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। और एक फर्स्ट तो जो डेटा का स्ट्रक्चर है डेटाबेस का और उसमें जो डेटा है उसको मैनेज करेगा, और सेकंड क्या करेगा? जो डेटा है उसको कौन पर्टिकुलर यूजर एक्सेस करेगा, कौन नहीं करेगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। द DBMS सर्व एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर्स एंड डेटाबेस। आपका डेटाबेस और यूजर के एज ए इंटरमीडिएट लेयर वर्क करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द डेटाबेस स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज स्टोर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, सो वी कैन एक्सेस द डेटा इन दोज फाइल थ्रू DBMS। मीन्स आपका जो डेटाबेस है वो अपने आप में क्या है? फाइल्स हैं जिसमें आपका डेटा स्टोर करके हमने रख रखा है, और उस डेटा को अगर एक्सेस करना है तो हम जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो किसके पास सेंड करेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास सेंड करेंगे। ये देखिए, ये आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जो फर्स्ट लेवल होता है हमारा दैट इज एक्सटर्नल लेवल, दैट इज एक्सटर्नल लेवल। ये आपका एक्सटर्नल लेवल है, आप इसको यूजर व्यू भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस होती हैं और इन एप्लीकेशन के थ्रू जो आपके डिफरेंट यूजर हैं वो वर्क करते हैं। सेकंड जो आपका होता है कंसेप्चुअल लेवल, ये आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका होता है DBMS। जो आपका DBMS सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल पे वर्क करेगा। इंटरनल लेवल पे आपका कौन वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है विद DBMS। और जो ये है ये आपका डेटाबेस है जो कि आपकी हार्ड डिस्क में हमने स्टोर कर रखी है हमारी फाइल्स। जो भी डेटा है हमारे पास वो हमने सारा कहाँ? डेटाबेस में स्टोर कर रखा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल लेवल पे और DBMS दोनों मिलके काम करते हैं। ऊपर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS वर्क करता है, और फर्स्ट लेयर पे जिसको हम यूजर या एप्लीकेशन लेयर भी बोलते हैं, यहाँ पे हमारे यूजर्स होते हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू डेटा की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। किसको सेंड करेंगे? अज्यूम करो जो थर्ड हमारा है यूजर, ये डेटा की रिक्वेस्ट करता है जो डेटाबेस में स्टोर है, तो ये जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ सेंड करेगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको सिंप्लीफाई करके रिक्वेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हुए, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा तो हार्ड डिस्क हार्डवेयर में ही है, हार्डवेयर को कौन मेंटेन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम डेटा हार्ड डिस्क से क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, फैच करेंगे, और उसको कहाँ पे सेंड करेंगे? वापस DBMS के पास सेंड करेंगे, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको क्या करेगा? वापस जो यूजर, जिस पर्टिकुलर यूजर की डिमांड थी उस पर्टिकुलर यूजर को डेटा को सेंड कर देगा। तो इस तरीके से हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर वर्क करता है। फर्स्ट जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेवल, वहां पे हमारे यूजर्स होते हैं जिनको हम एंड यूजर भी बोलते हैं। सेकेंड लेवल जो कंसेप्चुअल लेवल है वहां पे आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
जो कि एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है, और आपका उसके कुछ एक प्रोग्राम हैं जो इंटरनल लेवल पे भी वर्क करते हैं विद ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में आपका डेटाबेस आपकी हार्ड डिस्क में आके स्टोर होता है। तो ये आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, इस तरीके से वर्क करेगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट एडवांटेज इज रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी। यहाँ पे रिड्यूस करता है यानी कम कर देगा, आपका एलिमिनेट नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा उसको, किसको? डेटा रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी क्या होती है? रिडेंडेंसी का मतलब होता है डेटा की डुप्लीकेसी, यानी सेम डेटा को अब अगर हम मल्टीपल कॉपीज उसकी क्रिएट कर दें, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेसी। तो डेफिनेशन है आपकी, व्हाट डज डेटा रिडेंडेंसी मीन्स, मतलब आपका डेटा रिडेंडेंसी क्या होता है? Data redundancy is a condition created within a database or data storage technology in which the same piece of data is held in two separate places. Data redundancy is defined as the storing of the same data in multiple location. Means आपकी जो data redundancy है, data duplicacy है, वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाती है। कब हो जाती है? जब आप सेम डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर कर देते हो, मल्टीपल नेम से या सेम नेम से। इसको हम बोलते हैं डेटा रिडेंडेंसी। यानी आपकी स्टूडेंट की एक फाइल है जिसके अंदर आपके रोल नंबर हैं, नेम्स हैं, फादर नेम, मार्क्स, आपके कॉन्टेक्ट नंबर हैं। अगर मैं आपकी सेम फाइल को 2 या 3 टाइम कॉपी कर देती हूँ, दैट इज कॉल्ड डेटा रिडेंडेंसी। डेटा रिडेंडेंसी की काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो आपकी बेटा यही होगी, आपको मान लो एक कॉपी है, वो आपका 10 KB का स्टोर स्पेस लेती है स्टोर होने के लिए, और आप सेम की अगर 3 कॉपी करोगे तो कितना आपका स्टोरेज हो जाएगा? 10 × 3 30 KB। तो आपका जो एक ही कॉपी में काम चल जाता था, अब क्या हुआ? आपका 30 KB तो आपका जो 20 KB है वो क्या है? वेस्ट हो रहा है वहाँ पे आपकी जो स्टोरेज है। तो जो हमारी स्टोरेज है वो हमारा रिसोर्स है, और हमारी टेंडेंसी यही रहती है कंप्यूटर में कि हम मैक्सिमम आपकी जो मिनिमम हमारी स्टोरेज है उसका यूज़ करें, ताकि और मल्टीपल प्रोग्राम उसमें रन किए जा सकें। तो इसीलिए फर्स्ट जो रिडेंडेंसी की प्रॉब्लम होती है वो तो होती है वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, और जो सेकंड होती है वो इनकंसिस्टेंसी है, जो कि नेक्स्ट है, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी। नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा रिडेंडेंसी इज सेविंग द सेम फाइल 5 टाइम टू 5 डिफरेंट डिस्क। 5 डिफरेंट डिस्क पे आप सेम फाइल को कॉपी कर देते हो, उसी को हम डेटा रिडेंडेंसी और डेटा डुप्लीकेसी बोलते हैं। Whenever data is repeated, this basically constitute data redundancy. This can occur by accident, but it's also done deliberately for backup and recovery purpose. DBMS allow user to access centralized managed database that reduce redundancy and save storage space. मीन्स क्या है आपका कि जब आप डेटा आपका रिपीट होता है, डुप्लीकेसी जब उसमें आती है, तो बेसिकली वहीं पे डेटा रिडेंडेंसी आपकी आ जाती है। ये कब होता है? या तो आप किसी पर्टिकुलर बैकअप और रिकवरी के लिए जानबूझ के डेटा की डुप्लीकेसी करते हो, उसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट करते हो कि अज्यूम करो हम एक कॉपी में वर्क करते हैं, एक को सेव कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, दैट इज कॉल्ड बैकअप। बट अगर हमें बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है और अनजाने में ही हमसे क्या हो जाता है, उसकी डुप्लीकेसी हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा रिडेंडेंसी, ये आपकी आ जाती है। बट जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करता है? आपके पूरे डेटा को सेंट्रलाइज्ड स्टोर करता है, ताकि आपके डेटा की जो रिडेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सके और जो आपका स्टोरेज स्पेस है उसको सेव कर सके। ये आपका फर्स्ट एडवांटेज है डेटा रिडेंडेंसी। सेकेंड आपका है एलिमिनेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी बेसिकली कोरोलरी ऑफ रिडेंडेंसी। मीन्स कोरोलरी का क्या मतलब है? अगर आपका रिडेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी तो इनकंसिस्टेंसी भी एग्जिस्ट करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा में कंसिस्टेंसी हो, एक्यूरेट हो आपका डेटा,
तो कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आपको उसके अंदर जो भी रिडंडेंसी है उसको रिमूव करना पड़ेगा, यानी जो डुप्लीकेसी है उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपकी डुप्लीकेसी एग्जिस्ट करती है तो आपके डाटा में को इनकंसिस्टेंसी भी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। Data inconsistency is a condition that occur between files when similar data is kept in different format in two different files, or when matching of data must be done between files. As a result of the data inconsistency, these files duplicate some data such as address or name, compromising data integrity. For example, if a customer record in a database has two home telephone number, consumer of data will be unable to determine which phone number is used. Means आपका डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है, कैसी कंडीशन होती है जब हम सेम डेटा को डिफरेंट फाइल में स्टोर कर देते हैं और उसमें कुछ एक डेटा मिसमैच होता है, डिफरेंट फॉर्मेट में होता है वो, और जब हम उनको मैच करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इनकन्सिस्टेंस आता है, यानी वो दोनों फाइल आपकी मैच नहीं करती। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अज्यूम कीजिए कि आपके जो आपका रिजल्ट आया 10th का, जब भी आया था तो आपके कुछ मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आए 420। तो आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए, आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करते हो तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो कुछ बढ़ जाते हैं, तो अब आपके मार्क्स हुए 430। तो जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट आपके मार्क्स इतने थे 420। तो जो 420 थे वो जब आपने एडमिशन लिया तो फॉर्म फिल किया, वहाँ पे भी फिल किए कि आपके कितने मार्क्स आए। स्कूल में 2-3 जगह पे आपका रिकॉर्ड है वो स्टोर किया गया, वहाँ पे आपके सेम मार्क्स 420 को स्टोर किया गया। मीन्स आप दो जगह ही ले लीजिए, फर्स्ट जो एडमिशन फॉर्म था और सेकंड जो आपके इंचार्ज ने आपका डेटा रिकॉर्ड किया जिसमें आपके मार्क्स रिकॉर्ड किए। सेकंड, अब आप रिविजन करवाते हो, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, अब आपके मार्क्स 430 हो गए, तो आप अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म कर देते हो कि रिवैल्यूएशन की कॉपी भी दे देते हो कि ये मेरे जो मार्क्स थे वो इंक्रीज हो गए, नाउ अब जो मार्क्स हैं वो है 430। तो आपके जो इंचार्ज हैं वो अपनी कॉपी में अपडेट कर देते हैं। लेकिन जो आपकी ऑफिस कॉपी है जहाँ पे कई जगह पे हमने 420 आपके मार्क्स स्टोर कर रखे हैं, फिर बाद में जब कभी हम आपके मार्क्स को चेक करते हैं, मैच करते हैं, तो यहाँ पे एक फाइल जो आपके इंचार्ज के पास है वहाँ पे आपके मार्क्स आते हैं 430, और जो और बाकी जो एडमिशन फॉर्म था या और फाइल थी जहाँ पे अपडेट नहीं हुए मार्क्स, वहाँ पे आपके मार्क्स दिखाई देते हैं 420। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है, मीन आपका जो रिजल्ट है दोनों फाइल को मैच किया तो वो मैच नहीं हो पाए, इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये मैंने मार्क्स का एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही आपका फ़ोन नंबर भी हो सकता है कि आपने फ़ोन नंबर चेंज किया, आपने वन प्लेस पे आपने अपडेट करवाया और बाकी और जो फाइल्स हैं वहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया, तो जब मैच करते हैं फिर से कन्फ्यूज़न होगा कि ये ओल्ड आपका यूज़ किया जाए, न्यू, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये कब अक्कर करती है? अगर आपके डाटा की डुप्लीकेसी है, अगर सेम डाटा मल्टीपल प्लेसेस पे अवेलेबल है तो डाटा इनकंसिस्टेंसी होने की प्रोबेबिलिटी आपकी होती है। और यहाँ पे एडवांटेज क्या है इसकी कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपकी रिडंडेंसी को रिड्यूस कर देगा, आई मीन आपकी डुप्लीकेसी कम होगी। जब आपकी डुप्लीकेसी कम होगी तो आपके डाटा में कंसिस्टेंसी होगी। नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वो है डेटा सिक्योरिटी। The more user access the data, the greater the risk of data security breaches. Means अगर आपके ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र डाटा का यूज़ करेंगे, डाटा को एक्सेस करेंगे, तो आपके ज़्यादा रिस्क होगा सिक्योरिटी ब्रेक होने का। कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी टू इंश्योर दैट
कॉर्पोरेट डाटा आर यूज्ड प्रॉपरली मीन्स आपका जो कॉरपोरेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपका काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं टाइम को और पैसा इसमें लगाते हैं कि वो ये सिक्योरिटी मेंटेन करके रख सके कि आपका डाटा है वो लीक ना हो कहीं से, उसका प्रॉपर यूज़ हो. A database management system provide a framework for better enhancement of data privacy and security policies. जो database management system है आपने स्टार्टिंग में ही रीड किया, वहां पे मैंने क्या बताया आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. तो उसमें एक जो प्रोग्राम होता है वो डेटा सिक्योरिटी के लिए भी होता है. तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिफरेंट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. जितने लेवल की सिक्योरिटी होगी आपका सिस्टम उतना ही ज़्यादा सिक्योर होगा. मीन्स अगर आपके घर पे आप एक लॉक लगाओगे एक मेन गेट पे ही, बाकी सारा ओपन होगा, और एक आप हर एक जितने भी डोर हैं हर एक पे लॉक लगाओगे तो डिफरेंट लेवल ऑफ लॉकिंग हुआ, तो वहाँ पे डिफरेंट लेवल पे सिक्योरिटी आपने लगाई तो आपका वो सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होगा. जहाँ पे मल्टीपल आपने सिक्योरिटी चेक लगाए हैं, मतलब मल्टीपल लॉक्स लगाए हैं, तो आपका यहाँ पे डिफरेंट लेवल है सिक्योरिटी के. ये मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट लेवल क्या होता है, वेदर यूजर हैज अथॉरिटी टू यूज सिस्टम, कि क्या इस यूजर को सिस्टम यूज करने की अथॉरिटी है. मीन्स आप कहीं भी जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो क्या आपको उसके अंदर जाने की परमिशन है. क्या आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो कि जिसको अथॉरिटी है कि आप अंदर जा सको. क्या आप इसके स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो, इस तरीके से स्कूल के तो आपको अंदर जाने की परमिशन है. अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, स्टूडेंट भी नहीं हो, कोई भी आउटसाइडर हो, तो आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी. तो बेसिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जाता है. जब आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करोगे तो सिस्टम चेक करेगा कि क्या ये जो पर्सन है क्या वो ऑथराइज्ड है या ऑथेंटिक है या नहीं है. तो ये आपका फर्स्ट लेवल होता है सिक्योरिटी का. सेकेंड लेवल होगा, अब जो है आप सिस्टम के अंदर तो आ गए, अब सिस्टम में एक डेटाबेस पे कोई एक फाइल तो होती नहीं, कोई एक टेबल तो होती नहीं, मल्टीपल टेबल्स आपकी होती हैं. तो अब लेवल आता है वेदर डिमांडेड फाइल इज एक्सेसिबल, यानी जिस फाइल की यूजर ने डिमांड की है, जिस टेबल को एक्सेस करने की डिमांड यूजर कर रहा है, क्या वो पर्टिकुलर टेबल एक्सेस करने की परमिशन इसके पास है या नहीं है. ठीक है. जैसे कि कोई भी 7th क्लास का स्टूडेंट आके 10th क्लास में या 12th क्लास में बैठ जाता है, क्या उसको ये परमिशन है, क्या ये राइट है. नहीं है उसके पास ये राइट कि वो दूसरी क्लास में, उसको अपनी ही क्लास में बैठे रहना है. तो इसीलिए जो पर्टिकुलर यूजर है उसको अलग अलग फाइल एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है. ये परमिशन कौन देता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही परमिशन देता है. और जब वो डिमांड करता है फाइल की तब वही चेक करता है इस चीज को कि पर्टिकुलर यूजर जिस फाइल की डिमांड कर रहा है क्या वो उसको एक्सेस करने की उसके पास परमिशन है या नहीं. अगर परमिशन है तो उसको एक्सेस करने दिया जाएगा, और अगर परमिशन नहीं है तो उसको डिनाई कर दिया जाएगा. नेक्स्ट जो लेवल आता है वो क्या लेवल आता है, एनालाइज परमिशन टू ऐड मॉडिफाई डिलीट द फाइल इज डेटा एक्सेस टू यूजर. मीन्स आप सिस्टम के अंदर भी आ गए, सिस्टम में पर्टिकुलर जो फाइल ओपन करनी थी, आप वो जो एक्सेस करनी थी वो भी आप एक्सेस कर चुके हो. अब बारी आती है कि उस फाइल पे कौन सी ऑपरेशन करने की आपको परमिशन दी गई है और कौन सी ऑपरेशन करने की परमिशन आपके पास नहीं है. हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं. लाइक हम डेटा ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी किसी के मार्क्स चेंज करना, किसी का नेम चेंज करना, कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें से कुछ डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं. तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो वही ग्रांट करता है परमिशन भी, ये प्रिविलेजेस भी, कि किसको कौन सी ऑपरेशन करने की परमिशन दी गई है. और जब वो पर्टिकुलर यूजर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस टाइम पे उससे पहले डीबीएमएस चेक करता है कि क्या जो ये ऑपरेशन ये पर्टिकुलर यूजर कर रहा है क्या उसको करने की उसके पास परमिशन है
या नहीं। अगर उसके पास परमिशन है तो इट्स ओके, अगर परमिशन नहीं है तो वो ऑपरेशन वो पर्टिकुलर यूजर नहीं कर पाता, डीबीएमएस उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है वहां पे। तो इस तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो नेक्स्ट आपकी एडवांटेज है दैट इज इजियर डेटा एक्सेस टू यूजर। मीन अगर आपने डेटा को स्टोर किया है डेटाबेस के अंदर तो आपके जो यूजर हैं, जो ऑथराइज्ड यूजर हैं, वो इजीली उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्विक आंसर टू क्वेरीज। From a database perspective, a query is a specific request issued to the DBMS for data manipulation. For example, to read or update the data. Simply put, a query is a question. DBMS send back an answer to the application or to the users. मीन्स क्या मतलब है आपका इसका कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मेक इट पॉसिबल, ये पॉसिबल उसी के थ्रू ही हो पाया है कि जो भी क्वेरीज आएंगी उनका क्विकली वो क्या करे, रिप्लाई करे। किसको रिप्लाई करे, यूजर्स को रिप्लाई करे। आपका फ्रॉम अ डेटाबेस पर्सपेक्टिव, जो क्वेरी क्या होती है आपकी, जो क्वेरीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई डेटा की जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की वो पहले किसके पास जाएगी, डीबीएमएस के पास जाएगी। डीबीएमएस चेक करेगा कि जो क्वेरी इसने की है क्या ये जिसकी डिमांड डेटा की गई है क्या ये उसके लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है। अगर होगा तो वो डेटाबेस से उस डेटा को फैच करेगा और पर्टिकुलर यूजर को सेंड कर देगा। ये काम होता है किसका, डीबीएमएस का। For example, end users when dealing with large amount of sale data might want quick answer to questions such as what was the volume of sale by प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पास्ट 6 मंथ। अगर वो वॉल्यूम चेक करे कि कितना सेल हुआ है प्रोडक्ट वाइज तो पिछले 6 महीने में, तो उसका एकदम से इतना बड़ा रिकॉर्ड होता है, इतने सारा डेटा में से उसको क्विक आंसर मिल जाएगा। मंथ वाइज उसको सारी डिटेल मिल जाएगी प्रोडक्ट वाइज कि कौन सा प्रोडक्ट पिछले 6 महीने में उसकी कितनी सेल हुई है। हाउ मैनी ऑफ आवर कस्टमर्स हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3000 और मोर, कि कितने हमारे पास कस्टमर हैं जिनका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 3000 या मोर देन 3000 है। तो इस टाइप की जो क्वेरीज होती हैं वो अगर हम सेंड करते हैं तो डीबीएमएस उसकी क्विक रिस्पॉन्स, क्विक आंसर हमें देता है। नेक्स्ट एडवांटेज जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें, बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपकी रिकवरी क्या हो, आपकी लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट थी उसमें डेटा को रीस्टोर कर देना, दैट इज कॉल्ड रिकवरी। अज्यूम करो कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन में कुछ भी हो, आपकी पावर फेलियर हो जाए या कुछ और XYZ आपका रीजन हो जाए जिससे कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। अब उस ट्रांजैक्शन फेल होगी तो कुछ डेटा ऐसा होगा जो अपडेटेड हो चुका है, कुछ डेटा अभी अपडेटेड नहीं हुआ है, तो उसको बैक में ले जाके और जो प्रीवियस आपकी कंसिस्टेंट फॉर्म थी उसी के अंदर अगर स्टोर करना, इसी प्रोसेस को रिकवरी प्रोसेस हम बोलते हैं। ये रिकवरी प्रोसेस कब पॉसिबल हो पाएगी, जब हमारे पास बैकअप में डेटा अवेलेबल होगा। अगर अब बैकअप में डेटा अवेलेबल है तो हम डेटा की रिकवरी कर पाएंगे। अगर हमारे पास बैकअप ही नहीं है, हम एक कॉपी हमारे पास डेटा की उसी में हम काम कर रहे हैं, वही हमारी करप्ट हो जाए, वही डिलीट हो जाए, तो फिर हम डेटा की रिकवरी कहाँ से करेंगे। तो डेटा की बैकअप लेके रखना और अगर टाइम पे जब जरूरत पड़े तो उस डेटा से हमारी डेटाबेस की रिकवरी करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है। A database management system must provide facility for recovering from hardware और सॉफ्टवेयर फेलियर। हमारे पास डिफरेंट टाइप के फेलियर होते हैं, लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर। हार्डवेयर फेलियर में मीन आपका हार्ड डिस्क है वो क्रैश होगी तो आपका हार्डवेयर फेलियर हुआ। सॉफ्टवेयर फेलियर मीन्स जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो वो करप्ट हुआ, उसकी कोई फाइल डिलीट हुई तो आपका सॉफ्टवेयर फेलियर हुआ। तो द बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम ऑफ डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी। मीन्स आपका डेटा डीबीएमएस क्या था, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, तो उनमें से एक प्रोग्राम आपका बैकअप और रिकवरी के लिए भी होता है कि टाइमली जब
सिस्टम को की रिक्वायरमेंट है रिकवरी की, तो उस टाइम पे जो बैकअप वो खुद ली गई है पीछे, उस बैकअप से ऑटोमेटिकली उसकी रिकवरी हो जाए और यूजर को पता भी नहीं चलता इस चीज का. For example, if a system fail in the middle of complex update program, the recovery subsystem is responsible for making sure that the database is restored to the state it was in before the program started executing. Means अभी जैसे मैंने आपको बताया वही एग्जाम्पल लिया है कि अज्यूम करो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कोई किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपडेट कर रहा है. अभी कॉम्प्लेक्स काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, अपडेट करते करते उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो फेल हो जाता है उसी दौरान. तो फेल हो जाएगा तो जो रिकवरी का सब सिस्टम या प्रोग्राम है हमारा, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो अपडेशन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने जहाँ से स्टार्ट की थी, जिस पॉइंट से, आपके प्रोग्राम को उसी स्टेट में उसको जाके रीस्टोर कर दे. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, नाउ अदर रीजन वाई भी बैकअप एंड रिकवरी क्यों होता है, अदर रीजन उसके हैं. डिस्क क्रैश हो सकता है या सॉफ्टवेयर में एरर आ सकती है आपकी, तो इसीलिए भी हम बैकअप और रिकवरी के फंक्शन प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं या सब सिस्टम होते हैं, और वो किसका पार्ट होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट होते हैं हमारा. नाउ नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. अब आपका जो आपने काफ़ी सारी एडवांटेजेस देखी कि क्या क्या है डेटाबेस सिस्टम की. अब जिस चीज़ की एडवांटेज होंगी उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी. जब जो भी हमारा नया सिस्टम आता है उसकी सबसे फर्स्ट जो डिसएडवांटेज होती है वो होती है उसकी ओवरऑल कॉस्ट, कि जब उसको लेके आएंगे, उसको डिप्लॉय करने में जो कॉस्ट लगेगी, उसके लिए जो रिसोर्स पर्सन है जो, या फिर ट्रेनिंग दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को, उसमें जो कॉस्ट लगेगी. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट अवेलेबल यहाँ पे होती हैं जिनको हम उसके डिसएडवांटेज में काउंट करते हैं. तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस में फर्स्ट है हाई इनिशियल कॉस्ट. जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कॉस्टली होते हैं, तो उनकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है. नेक्स्ट आपका क्या है, रिसोर्सेज, मैन पावर, स्किल्ड पीपल्स आर रिक्वायर्ड हु एक्सपेक्ट मोर सैलरीज. मीन्स आपके जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो रिसोर्सेज है, मैन पावर है, स्किल पीपल्स आर रिक्वायर्ड. जो नया अगर हम सिस्टम लेके आए तो नए सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी तो वो पर्सन हमें चाहिए जो अच्छे से उनको ऑपरेट कर पाए, जिनको पर्टिकुलर वो टेक्नोलॉजी आती है, वो सॉफ्टवेयर अच्छे से आता हो. तो उनको अगर हम हायर करेंगे तो वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं. नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, हार्डवेयर, सर्वर्स एंड नोड आर टू बी यूज्ड विच मे कॉस्ट लैक्स. मीन्स जो आपके अगर नया सिस्टम लेके आए, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके लिए नए हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो जो आपका न्यू हार्डवेयर होगा वो काफ़ी कॉस्टली होता है, उसकी लैक्स में कॉस्ट होती है. और आपका अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल, विजुअल बेसिक, ये काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं. तो जब आप स्टार्टिंग में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप अपने लेके आते हो ऑर्गेनाइजेशन में, इस पे काम करना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में जो उसको इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी हाई होती है. तो ये इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट आपकी कॉम्प्लेक्सिटी. डीबीएमएस इज कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन, डेवलप एंड administer. The provision for the functionality that is expected of a good DBMS make the DBMS an extremely complex piece of software. Means आपका जो DBMS है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अलग अलग टास्क जो परफॉर्म करते हैं. लाइक आपने पीछे जो देखा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, रिकवरी, बैकअप प्रोवाइड करते हैं, इनकन्सिस्टेंसी, डाटा डुप्लीकेसी को रिड्यूस करने के लिए, ये सारे अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं वो जब फंक्शन, इतने सारे जब फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में होंगे तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी
इंक्रीज हो जाती है। तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है उसको डिज़ाइन करने में हमें काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके। जो जितनी कॉम्प्लेक्स टास्क होगी, आपको पता ही है, क्वेश्चन आपका जितना मुश्किल होता है उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है आपको सॉल्व करने में। तो वह यहाँ पे भी वही है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? क्योंकि बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं और उन सभी फंक्शनैलिटी को प्रॉपर वर्क करवाने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है इसको डिज़ाइन करने के लिए। अगर प्रॉपर इसके ऊपर इसने नहीं किया और सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होगा। कहीं पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, कहीं पे डाटा डुप्लीकेसी रह जाएगी। तो इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये एक इसकी डिसएडवांटेज, एज ए डिसएडवांटेज हम इसकी कंसिडर करते हैं। डेटाबेस डिजाइनर, डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर, ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स। Then there are 4 types of database user: database designer, developer, database administrator and end user. Must understand this functionality to take full advantage of it. Failure to understand the system can lead to a bad design decision which can have serious consequences for the organization. अभी बताया, मीन्स इनको काफ़ी सारी फंक्शनलिटी हैं और सभी फंक्शनलिटी को अंडरस्टैंड करना इनके लिए ज़रूरी है। अगर इसकी पूरा एडवांटेज, हमारे पास क्या होता है, कई बार आप देखते हो स्मार्टफोन होते हैं उसमें इतने सारे फंक्शन होते हैं, कुछ लोगों को उन फंक्शंस का पता ही नहीं होता। जब उनको उन फंक्शंस का पता नहीं होगा तो उसका प्रॉपर यूज ही नहीं कर पाएंगे। आपने इतना कॉस्टली जो स्मार्टफोन लिया है आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। इसीलिए अगर आपने इतना कॉस्टली सॉफ्टवेयर लिया है और आपको उसके सभी फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं पता तो आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, डिज़ाइनिंग में काफ़ी टाइम लगता है, अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एज ए डिसएडवांटेज हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। देन सिक्योरिटी इशू, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने सिक्योरिटी को एडवांटेज में भी आपका करवाया है। वहाँ पे क्या है, वो डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे हमारा डेटाबेस काफ़ी सिक्योर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या सिक्योरिटी इशू है कि अगर वो प्रॉपर जो मैंने एडवांटेज में आपको बताए वो सभी लेवल को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो यहाँ पे, बिकॉज नंबर ऑफ यूज़र आपके बहुत सारे हैं यहाँ पे, इसलिए आपका अगर प्रॉपर आप इसको डिज़ाइन नहीं करोगे तो सिक्योरिटी इशू रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टी यूज़र है, मल्टीपल यूज़र वर्क करते हैं और आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं कोई लूप होल रह ही जाता है जिससे कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी। एज सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट इजी टू ब्रेक एंड देयर एग्जिस्ट नो मोरल चेक, हैकिंग ऑनलाइन क्लासेस में बी अवेलेबल, no physical navigation, people don't have to move physically and it can be done sitting at home and having an internet connection, so as data is centrally managed and can be accessed by user, it has some security issue। means आपका सारा डेटा सेंट्रलाइज है, एक ही जगह पे सारा अवेलेबल है। अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं की, सिक्योरिटी के सारे लेवल, तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं रहेगा। कोई भी आप उसको हैक कर सकता है। इंटरनेट कनेक्शन सबके पास अवेलेबल हैं, अगर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती तो सिक्योरिटी इशू यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। डिसएडवांटेज में जो आएगा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? मीन्स आपका सिंपल जो फाइल सिस्टम होता है उस फाइल सिस्टम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट होती है वो आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो इसीलिए ये भी आपकी क्या है, डिसएडवांटेज है। इन सम सिचुएशन द कॉस्ट ऑफ DBMS and extra hardware may be insignificant compared with the cost of converting existing application to run on new database management system and हार्डवेयर। मेन आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन है, जैसे आपकी कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल कंपनी है, तो वहाँ पे जो आपकी कॉस्ट आएगी कन्वर्जन की, जबकि जो डेटा होता है वो शायद उनके लिए, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करें, क्योंकि उसमें उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी।
तो उस कॉस्ट की वजह से कई बार अवॉइड कर दिया जाता है. दिस कॉस्ट में इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ टू यूज दिस न्यू सिस्टम and possibly the employment of specialist staff to help with the conversion and running of the system. This cost is one of the main reason why some organization feel tied to their current system and cannot switch to modern database technology. Means क्या है इस सब का मतलब आपका आपके डेटाबेस से पहले जो आपका सिस्टम है वो है आपका फाइल सिस्टम, जिसमें 2 टायर सिस्टम होता है. तो अगर उसको डेटाबेस अप्रोच में या डाटा DBMS में उसको कन्वर्ट करना है आपको, तो उसके लिए या तो आपको अपना ही जो करंट स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या फिर कुछ स्पेशलिस्ट आपको हायर करने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपके स्टाफ की जो फाइल सिस्टम है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने में. तो ये कॉस्ट काफ़ी होती है. जो आपका यहाँ पे DBMS भी कॉस्टली है, उसके बाद एक्स्ट्रा हार्डवेयर भी कॉस्टली है, उसके बाद आप न्यू एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हायर करते हो न्यू पर्सन को, उसके बाद आपके जो स्टाफ को ट्रेनिंग देते हो वो कॉस्ट भी होती है. तो ओवरऑल जो आपकी इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है. इसीलिए कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंफर्ट नहीं फील करते और वो अपने करंट सिस्टम के साथ ही चलते हैं. नई जो आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें उस स्विच नहीं करते हैं. थैंक यू.